किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के ये कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर MP दुबे जी, अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई, जिला सागर। तो आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, घनश्याम अहरवाल बोला, ग्राम जूना सर। अच्छा घनश्याम भैया, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। जी सर, बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी सर, सेम लगी है तो उसमें आशंका है, मतलब में कि लग भी की काय की आशंका है भैया? पत्ता से कट रहे हैं, चाहे इल्ली बल्ली वगैरह हो गए। अच्छा जी, तो कितने क्षेत्र में लगा है भैया सेम? हमारे वहाँ पे लगी सर, मान के चलो के 15 के लगी है अपनी, मान के चलो के थोड़ी गड़ी है। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। और हम लोग सभी किसान भाई जो गांव के होते हैं सब्जी के लिए भी प्रबंध करते हैं। सेम एक बेल वाली ऐसी फसल है रज्जू भैया जी कि अमूमन सभी घरों में सभी किसान भाई इसको उगाते हैं, बेल को, और उसकी सब्जी का उपयोग करते हैं। ये बताइए, उसमें फलियां आ चुकी हैं, लग चुकी हैं ना? जी, फलियां तो क्या कट रही हैं क्या? नहीं, पत्ता झड़ रहा है। पत्ता झड़ रहा है? जी, झड़ना तो नहीं चाहिए, झड़ने की समस्या तो बहुत कम होती है इसमें। म्यांग की आशंका है सर, म्यांग। ऐसा बोलो ना भैया कि म्यांग लगी है। देखो, उसमें फलियां लग चुकी हैं। कोई भी रासायनिक दवाई हम नहीं बताएंगे आपको, ना डालना है, ठीक है ना? ध्यान रहे, क्योंकि सेम आप भी खाएंगे और किसी दूसरे को भी देंगे, तो ये हमको रासायनिक उपचार बिल्कुल नहीं करना है। नीम का तेल बाजार से लेके, या नीम का काढ़ा जो अपन घर में काढ़ा बनाते हैं ना, जी जी, उसको बना लीजिए और 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम का काढ़ा, या 15 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है ना, अगर मान लो बहुत लंबे चौड़े एरिया में 15 लीटर अगर पानी लगता है आपको, तो किसी दूसरी फसल पे भी डाल सकते हैं। तो 1 लीटर में, जिसमें अमूमन 15-16 लीटर पानी बता है, 75 है ना, 75-80 ml नीम का काढ़ा जो घर में बनता है उसको आप डालेंगे तो काफी हद तक माहू नियंत्रित हो जाएंगी। एक और हमारा देसी उपाय, जो काली मिट्टी होती ना, खेत की एकदम काली मिट्टी, उसका घोल भी छिड़काव अगर करेंगे आप, तो जब धूप में वो मिट्टी सूखेगी ना, तो माहू उसमें चिपक जाएगी और पूरी नीचे झड़ जाएगी। ये हमारा देसी उपाय है, बिना रसायन के, बिना प्रदूषण के। तीसरा उपाय जो हमारी राख होती है, अक्सर आप लोग, हम सभी लोग राख भुरकते हैं, तो राख भी एक ऐसा कहना चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर होता है, खासकर माहू की रोकथाम के लिए, कि उसमें माहू को फिर बैठने को जगह नहीं मिलती। हाँ, नीचे की सतह पर जरूर माहू बैठ के रस चूसता है। तो ये उपाय करें, किसी भी हालत में आपको रासायनिक उपचार नहीं करना है। किसान भाइयों से पुनः पुनः आग्रह है कि वो किसी भी रसायन का उपयोग ना करें, भले ही उस रसायन के डिब्बे में या बोतल में हरा निशान क्यों न लगा हो। जी ठीक है घनश्याम भैया। सर, और जी पपीता में जी फूल नहीं रहे, मतलब जी मुनगा कैसे डगारें लगी हैं? हाँ देखो, बिल्कुल सही है, आपने मुनगा कैसी डगारें बोली हैं, जो नर पौधा हैं। पपीता में एक समस्या होती है, 3 प्रकार के पौधे होते हैं पपीता के, नर पौधा, मादा पौधा और हर्माफ्रोडाइट, मतलब द्विलिंगीय, जिसमें मादा और नर दोनों के फूल निकलते हैं। तो उसमें नहीं आएंगे। आपको 1-2 पौधे नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 10-20 पौधे लगाएं, तो उसमें कुछ नर निकल जाते हैं, कुछ मादा निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हों जिसमें नर मादा अंग दोनों रहते हैं। तो कितने पौधे हैं आपके पास? 20 पौधे लगे हैं सर। तो कोई बात नहीं, लगे रहने दीजिए, वो तो निषेचन करेंगे, वो परागण होगा उससे। जो पौधे मादा होंगे या उभयलिंगी पौधे होंगे जिसमें नर मादा दोनों रहते हैं फूल में, तो उनके काम आएंगे वो। 10-12 में से कितने पौधे हैं? 3-4 जिनमें लंबी लंबी बेल सी आ रही है। हाँ, सफेद सफेद फूल हो रहा है मुनगा। हाँ, लंबे लंबे ना जी। और जो मादा फूल का, या जो उभयलिंगी जो फूल होता है, नर मादा जननांग जिसमें होते हैं या केवल मादा जननांग जिसमें होते हैं, उसकी मुख्य पहचान होती है कि जो आपका मुख्य तना है ऊपर का, उसमें लगते हैं पत्तियों की बाजू से। और जो नर पौधे होते हैं वो एक पतली सी शाखा के रूप में, गुच्छे के रूप में बनते हैं, ये पहचान होती है उसकी। आप उसको लगे रहने दीजिए। और कुछ पौधों में आप देखेंगे कि फूल बगैर डंडी के चल रहे होंगे, कुछ लगे होंगे। जी, लगे हैं कि नहीं? जी लगे हैं। हाँ, बस उन्हीं में फल बनेंगे। बाकी मेरे ख्याल से अगर 10-12 पौधों में अगर एक पौधा भी आपका नर है तो पर्याप्त है वो, क्योंकि उसमें कुछ पौधे उभयलिंगी भी होंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसमें केवल मादा का फूल होगा। तो ठीक है, उसको लगा रहने दीजिए, लेकिन जानकारी के लिए
बताना चाह रहा था मैं। सभी किसान भाई इसको अच्छे से समझते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये सूचना शायद बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है। ठीक है घनश्याम भैया। जी सर, नमस्ते सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ जयराम साहब। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताओ भैया, क्या हो रहा खेती किसानी में? सर खेती में जो हो रहा सर का गेहूं की बोनी दूसरा करी है सर। अच्छा, क्या है भैया? वो पहली बार जर्मिनेशन सही न भाव तो अच्छा, तो दूसरा बोनी करी है, आड़ी छाड़ी करी है। और ई के बाद भी कचूदान जमिया, कचूदान सड़का है। अच्छा। और बेबे के 4 दिन बाद दाओ तो नोजल को पानी। तो सर से पूछने आया कि जे दाने सड़े तो काय सड़े। चलो भैया, आपकी समस्या को समाधान बता रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुन लो ध्यान से। देखो, सबसे पहली तो गलती आपकी ये है कि आपने बीज की स्टोर से, सरकारी संस्थान जो होते हैं ना, बीज निगम होता है, कृषि विभाग के माध्यम से या आपके कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में है उनके माध्यम से अगर आपने सही बीज लिया होता गेहूं का, तो आपका जो गेहूं का नुकसान हुआ, बीज खराब हुआ, अंकुरण नहीं हुआ किसी कारण से, एक तो उसमें घाटा आपका। दूसरी बार बोनी आड़ा खड़ी करने की क्या जरूरत थी आपको, दुगना बीज बोने की, और उसमें भी आप बोल रहे हैं कुछ बीज सड़ गया है। तो क्या देखते हैं, कैसा प्रबंध करते हैं आप भाई? ये तो आप किसान होते हुए भी और ऐसी समस्या बता रहे हो जो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। इसमें तकनीकी तो कहीं ज्यादा काम समझ में नहीं आती कि इसका क्या है, क्या प्रश्न है? सर जो सड़क आएगा जाने भैया, सड़क आए गए, ज्यादा नमी के कारण ज्यादा उसके पानी भराव हो गया होगा, इसलिए वो सड़ गए हैं। ऐसा तो नहीं कि बीज खराब था आपका पहले ही से? बीज तो सर सही तो सर। कहाँ का था बीज? सर आप लोग घर ही पहुंचे। घर का था बीज, तो ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन सड़ना तो नहीं चाहिए। आप बताओ क्यों सड़ गया है? अब सर अब वही तो आपसे पूछ रहा है। 100 में से कितने दाने सड़े हैं अमूमन? सर 50%। 50% नहीं तो फिर आपका बीज खराब होगा, उसमें और कोई चीज आड़े नहीं आती। या तो पानी का भराव तो रहा नहीं होगा खेत में। अब नोजल को पानी डाल। अरे नोजल के पानी से थोड़ी भराव होता है भैया। हाँ भराव तो नहीं। फिर आपने बीजोपचार किया था कुछ? नहीं किया। बीज सड़ने का हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि बीज में कमी है और कहीं कमी हमको नजर नहीं आती, कोई कमी प्रतीत नहीं होती बीज के गुणवत्ता न होने के अलावा। सरकार आड़ी ठाड़ी बोनी करने थी सर, करने थी। देखो किसान भाई तो अपने मन की करता है, हम लोग कितने ही आपको सलाह दें, उनका सोच ये होता है कि डबल बीज बोने से डबल उपज मिलती है। ऐसा कहीं नहीं होता भाई। अगर कम बीज बोएंगे, जो अनुशंसित बीज है, अनुशंसित मात्रा है 1 एकड़ में 40 किलो, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में 100 किलो पर्याप्त होता है। और अगर आप इतना बीज बोते हैं तो ये मान के चलिए सिंचित अवस्था में कम से कम 10 से 12 कल्ले एक पौधे में निकलते हैं। अगर हमने 2 सिंचाई दी है तो ये मान के चलें कि 5-6 कल्ले आमतौर पर उसमें आ जाते हैं। जब कल्ले ज्यादा होंगे, कल्ले मतलब ऐसे शाखाएं, इनको कल्ले बोलते हैं गेहूं को, कि प्रत्येक कल्ले में बाल निकलती है तो उत्पादन ठीक होता है। जब आप दुगना बीज डालेंगे तो कल्लों की संख्या वैसे ही कम हो जाएगी, बालों की संख्या जरूर आपको ज्यादा दिखेगी, लेकिन बालों का आकार, बालों का स्वास्थ्य, दानों का आकार, दानों का स्वास्थ्य, दानों का पुखना बेहद कम होता है। लेकिन किसान को डबल बीज बोने में उत्पादन ठीक मिलता है तो उसकी मनस्थिति ये हो जाती है, उसकी सोच ये हो जाती है कि डबल बीज बोने से, आड़ी खड़ी बोनी करने से हमको उत्पादन बहुत मिलता है। ये निरर्थक चीज किसान भाइयों के मन में पता नहीं कहां से आ गई है। अनुशंसित बीज की मात्रा, जो प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए अनुशंसित है, आपको कब बोना है। बोने की 3 प्रकार की इसमें प्रजातियां होती हैं। एक तो 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, ऐसी प्रजातियां जो लगभग 125 से 130 या 130 से 135 दिन पकाव लेती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं C306 और सुजाता, और भी 1-2 प्रजातियां पुरानी हो सकती हैं। नवंबर का पूरा महीना ऐसा होता है जो सिंचित अवस्था में जो हम लोग अनुमोदित करते हैं प्रजातियों को गेहूं की, उनका हम बोने की सलाह देते हैं। और दिसंबर के महीने में सिर्फ वो प्रजातियां बोई जाती हैं जिनकी पकाव की अवधि 100 से लेके 110 दिन होती है। उसमें आपकी लोकवन है, विदिशा है, या और भी कई नई नई प्रजातियां आजकल आ गई हैं। इसलिए हर समय हर प्रजाति का बोना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है। आपने कौन सी प्रजाति बोई है फिर से? सर पूछा तेजस। इसका समय भैया नवंबर का रहता है। प्रजाति अच्छी है, उत्पादन बहुत होता है। ये दलिया वाली फसल है जिसमें आपके नूडल्स, पास्ता, रवा, दलिया, सेवइयां, ये सब चीजें जो बनती हैं ना, मार्केट में हम खरीदते हैं और हम घर में भी उपयोग करते हैं, उसके लिए होता है। रोटी इसकी अच्छी नहीं लगती है,
तो उत्पादन की दृष्टि से तेजस या कोई भी ड्यूरम वैरायटी हो वो बोना उचित है, क्योंकि उत्पादन उसमें ज्यादा मिलता है। अब 50% अगर आपका बीज खराब हो गया है तो उत्पादन में तो निश्चित रूप से क्षति होगी, क्योंकि आप माने या ना माने, मैंने पता कर लिया है कि आपका बीज ही खराब था। आप कितने ही बोलें कि घर का बीज था, अच्छा बीज था, हम नहीं मान सकते भाई, हमारा यही काम है, हम इसी अनुसंधान में रत रहते, हम लोग अनुभव लेते रहते हैं आप लोगों जैसे खेतों में प्रयोग करके। ठीक है विजय भैया। ठीक है साहब, जयराम जी। ठीक है भैया जयराम जी, और आगे के लाने आप सबक लियो के सही बीज बोइयो भैया और सीमित मात्रा में पानी दीजियो। ठीक है साहब, जयराम जयराम जी। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनाते हैं अशोक कुमार दुबे को गाओ भाव जो लोक भजन। बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। भैया लखन को शक्ति लागी कैसे धरों में दी, भैया लखन को शक्ति लागी कैसे धरों में दी। मूर्छा देख चैन नहीं मोखो, टप टप बरे सतनीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। मूर संजीवन बूटी के बिन बचे न मोरो बीर, मूर संजीवन बूटी के बिन बचे न मोरो बीर। रात संग में प्राण गमा रहे, रो रो कहे रघुवीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। सुन तन द्रोणा गिर को चल गए पवन पुत्र महावीर, सुन तन द्रोणा गिर को चल गए पवन पुत्र महावीर। सूर्य उदय के पहले ले आए मोर संजीवन वीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। लखन लाल के प्राण बचाए खुशी भये रघुवीर, लखन लाल के प्राण बचाए खुशी भये रघुवीर। अनुरागी बन श्री रघुवर के धन्य हुए महावीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर, बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। हर सुन तन द्रोणा गिर को चल गए पवन पुत्र महावीर, सुन तन द्रोणा गिर को चल गए पवन पुत्र महावीर। सूर्य उदय के पहले ले आए मोर संजीवन वीर, बजरंगी बेने
कौन हरे जा पीर बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर बजरंगी बेने कौन हरे जा पीर। और एक पहले कोई अगलो फोन आए। दुबे जी, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि गेहूं की फसल में किसान भैया रहे खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करें? देखो भैया, जहाँ पानी होगा वहाँ निश्चित रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि उन खेतों में, गेहूं के खेतों में जहाँ नमी की विपुलता रहती है, अधिकता रहती है, या कहना चाहिए हमेशा नम खेत रहता है, ऐसे में खरपतवार के जो बीज हैं वो इस भूमि में पड़े रहते हैं और इनकी जो जीवटता है, वाइबिलिटी है, वो कई सालों तक रहती है जी। तो बीच बीच में हर 15 दिन में खरपतवारों का एक फ्लश आता है, एक उसकी संतति का जमाव होता रहता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सबसे पहले तो आप बढ़िया खेत तैयार करके, नम हो उसकी बखन्नी करके, उसकी क्रॉसिंग करके, बस्तानी करके बोनी करें तो अमूमन उसमें समस्या नहीं होती। हाँ, जहाँ नहरी क्षेत्र हैं, जहाँ बरसों से आपका पानी लगता है नहरों से, किसान भाई इस चीज को ध्यान से सुने, ऐसे क्षेत्र जो नहरी क्षेत्र हैं वहां पर जंगली जई और चिरैया बाजरा दो ऐसे खरपतवार हैं जिनकी भरमार बरसों से उन खेतों में रहती है। तो इसके लिए, इनके नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं मार्केट में आती हैं और उनसे अनुरोध है कि अगर आपके खेत में गेहूं की फसल में खरपतवारों की समस्या है तो नजदीक के जो आपके विशेषज्ञ हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, सहायक संचालक कृषि, उप संचालक कृषि, या आसपास आपका कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र या कृषि महाविद्यालय, इनमें जो पदस्थ विशेषज्ञ होते हैं, खासकर जो शस्य वैज्ञानिक होते हैं, इसके जानकार होते हैं नींदा के, उनसे संपर्क करते रहें, उनसे पूछें। निश्चित रूप से आपको समय पर वो दवाई बताएंगे। बहुत सारी दवाइयां मार्केट में, जब किसान भाई दवा खरीदने जाते हैं तो उनको चाहिए कि दवा खरीदते समय विशेषज्ञ को फोन जरूर करें कि इस स्टोर पे आया हूं मैं, ये दवा का नाम है। एक चीज और देखना है कि उसका जो साहित्य मिलता है उसको पढ़ें, इसके बाद ही दवा को खरीदें। अगर उनको थोड़ा बहुत भी आशंका या डाउट होता है तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। उसकी जो कैश मेमो है उसकी रसीद लेना किसान भाई बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत ऐप से गेहूं में नींदा नियंत्रण के लिए आपको दवाइयां मिल सकती हैं या मिल जाएंगी। किसान अपनी सहूलियत से खड़ी फसल पर जो गेहूं में खरपतवार होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखें, पानी की मात्रा, दवा की मात्रा, नींदा नियंत्रण के लिए जो दवा उपयोग करी है उसका छिड़काव का समय और छिड़काव की विधि, उसमें लगने वाला स्प्रेयर पंप, पानी की मात्रा स्प्रे पंप पर निर्भर करती है जो आप मशीन उपयोग कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको पानी रखना है। आपको मुंह बांध के रखना है, हाथ में ग्लोव्स पहनना है या पॉलीथिन पहनना है जिसमें आपको उसका जहरीला प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। कभी भी दोपहर में दवा का छिड़काव नहीं करना है, जब धूप कम हो, सुबह के समय 11 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद छिड़काव करेंगे तो आपको ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। कभी भी ओवरडोज ना करें जी। अगर नींदा की बहुलता ज्यादा है या कहना चाहिए ज्यादा संख्या में है तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसको 2-3 स्प्रे रिपीट कर देते हैं। वो नींदा तो मर जाते हैं लेकिन साथ में फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है जी। इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है। दुबे जी, गेहूं की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो हमारे किसान भैयारों को जानकारी देवें कि ये समय वे कौन कौन से पोषक तत्वों को प्रबंधन करें और कैसे करें। गेहूं से हमारे किसान भाई खासकर सिंचित अवस्था में जो गेहूं उत्पादित करते हैं, ये मान के चलें कि 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर यानी 20 से 25 किलो कुंटल प्रति एकड़ वो गेहूं लेते हैं। अगर इससे कम गेहूं लेते हैं तो उनको घाटा होता है, क्योंकि गेहूं का प्रति कुंटल भाव समर्थन मूल्य हो चाहे मंडी में हो कम है दूसरी फसलों की तुलना में, लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा होने से किसान को पैसा ठीक ठाक मिल जाता है। तो इस चीज का हमेशा किसान भाई ध्यान रखें कि आपका जो गेहूं है वो सही हो और सही भाव पर बिके जिसमें आपको घाटा ना हो। इसके बाद जहां तक पोषक प्रबंध का सवाल है तो अच्छे उत्पादन के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस या स्फोर, 40 किलो पोटाश, 20 किलो गंधक और 5 किलो जस्ता, 5 किलो जस्ता 25 किलो जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है और ये 6 फसलों के लिए यानी 3 साल के लिए पर्याप्त होता है। अगर खेत में साल में 2 फसलें लेते हैं तो 3 साल के लिए, अगर एक साथ उस खेत में अगर साल भर में 3 फसलें लेते हैं तो 2 साल के लिए आपको जिंक सल्फेट के रूप में जस्ता डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो हर साल डालना पड़ेंगे। इनकी आपूर्ति के लिए हम लोग पहले से ही किसानों को बताते रहते हैं और एक उनसे अनुरोध होता है कि जब भी आप उर्वरक खरीदें
तो किसान भाई उस विक्रेता से जो एक चार्ट होता है कि कौन से खाद बाजार में उपलब्ध हैं, कौन सा खाद किस फसल में कितना डलेगा, उसकी आवश्यकता कितनी होती है, इस प्रकार का एक रेडीमेड साहित्य होता है, चार्ट होता है। तो किसान भाई उस चार्ट को लेना ना भूलें। और ये बीच एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुना थे उनकी बात। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, क्या बोल रहे अपन? भोले लोधी, ग्राम खिरिया। अच्छा, ग्राम खिरिया से हैं भोले लोधी। हाँ सर। चलो, बहुत बहुत स्वागत है भैया कार्यक्रम में आपको। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? मसूर चना सूख रहे, कौन दवाई बताओ। मसूर चना सूख रहे हैं। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने शायद जल्दी बोनी कर दी हो। अगर हमारे किसान भाई अक्टूबर के माह में दूसरे पखवाड़े में या अंतिम सप्ताह में अगर बोनी करते हैं तो ऐसी स्थिति हमारे इन फसलों में आती है, क्योंकि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है। तो ज्यादातर किसानों ने शायद अक्टूबर के माह में इन फसलों की बोनी कर दी होगी, जो बिल्कुल कहना चाहिए तापक्रम के जो पैरामीटर्स होते हैं वो उस काबिल नहीं होते, उस माफिक नहीं होते हैं। जी। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि उनके खेत में पहले से उगरा की बीमारी रही हो। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन खेत में चाहे मसूर हो चाहे चने हो, अगर उसमें पहले की वर्षों में उगरा आया है तो ऐसे खेतों में उन फसलों को बोना बिल्कुल बंद कर दें। उसकी जगह आप गेहूं लगाएं, अलसी लगाएं या दूसरी अन्य फसल लगाएं, क्योंकि इसका जो कवक है वो उन फसल को लगाने से उसको भोजन उपलब्ध होता है, तो वो अपनी वृद्धि विकास साल दर साल करता रहता है। अगर आपने उस खेत में वही फसल बो दी तो निश्चित मान के चलो 100% कितनी भी अच्छी प्रजाति क्यों ना हो, कितना भी नया बीज क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ रोग के लक्षण उसमें आएंगे। दूसरी चीज, अगर आपकी फसल में मुरझान आ गई है, सूख रही है, तो उसका मुख्य लक्षण होता है उगरा का कि पौधा एक साथ कुम्हलाता है, एक एक पत्ती या एक एक डाल नहीं कुम्हलाती है। इसका मुख्य लक्षण ये होता है। और ऐसे समय में जब ज्यादा तापक्रम नहीं है, ठंडा मौसम है, अगर उनकी फसल कुम्हला गई है, जिसको हम लोग विल्टिंग बोलते हैं, सूख गई है, तो निश्चित रूप से ये रोग का लक्षण है। दूसरा जो कुम्हलाना होता है वो कभी कभी माहू जैसे जो कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट होते हैं, उनके आक्रमण से, हरा मच्छर हो या माहू हो, तो जितने भी रस चूसक कीट हैं, सफेद मक्खी है, ये 3-4 प्रकार के ऐसे कीट होते हैं जो रस चूसते हैं। हो सकता है कभी कभी इनसे भी ये हानि होती है और पौधे में ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुम्हला रहा है या वो सूख रहा है। तो पहले किसान भाई इसको अच्छे से देख लें कि किस कारण से है। अगर पौधे सूखना शुरू होते हैं तो उनको चाहिए कि वो हल्की सिंचाई कर दें। जी। और भैया बिना हरो, आओ अब सुनत हैं भारद्वाज दुबे को गाओ भाव जो लोकगीत। अर्जुन चलो मरोरा चाल परे जड़कारे, जन चलो मरोरा चाल परे जड़कारे। चलो मरोरा चाल परे जड़कारे, परे जड़कारे। को लख ले, हाँ को लख ले, अरे को लख ले, गोरे गाल परे जड़कारे। को लख ले, गोरे गाल परे जड़कारे।
कर दे, अरे को कर दे गेल में हरे केस रत्नारे, को कर दे गेल में हरे केस रत्नारे। बड़े गमार तके भुन सारे, तके भुन सारे हैं छैला बड़े गमार तके भुन सारे, तके भुन सारे। और तुम ले ओली में लाल परे न दियारे, तुम ले ओली में लाल परे न दियारे। अरे चली जाइयो मुर्गा बोलत होत सकारे, हाँ होत सकारे। चली जाइयो मुर्गा बोलत होत सकारे, हाँ होत सकारे। और कर दो बिछोना ललन ओतई उन पारे, कर दो बिछोना ललन ओतई उन पारे। जिन चलो मरोरा जाल परे जड़कारे, परे जड़कारे। को लख ले गोरे गाल परे जड़कारे, को लख ले गोरे गाल परे जड़कारे। हेलो हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी आकाशवाणी सागर। अपन को आप बोल रहे भैया? गुड्डू चौबे बोल रहा बामवारी से। गुड्डू भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी जी। बताओ भैया, खेती किसानी में का हो रहा हो? बोनी तो हो गई, पानी लगो। अच्छा, काय काय की बोनी कर दे भैया? गेहूं बाई है, मसूर बाई है, चना बाव है, मटर बाव। अच्छा, सभी नाज बहन सातों नाज। तो आज ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहिए आपको? एक खेत में हमने शुरू में बोनी करी है। अच्छा, हमारी बोनी 8 दिना भाई जब भाई है। गोभी लगी थी वो में तो अपन ने बकर के, हाँ गेहूं बोया है। हाँ फिर लगा दो पानी तो तब गई है, कम होगी है। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। गेहूं एक ऐसी फसल है, अगर गहरी बोनी है तब तो दबती है। अगर जिस गहराई पे आप किसान भाई बोनी करते हैं और पानी चाहे खुला लगाओ चाहे चिड़ियों का लगाओ, गेहूं दबता नहीं है। करण मंदना बेरा की गई थी। आपने पहले भी बोई थी इसको ना? हाँ, उसका वो जर्मिनेशन अच्छा है जी। वहाँ खेतों में बाई जाऊंगी तो निश्चित रूप से फिर ज्यादा पानी लग गया होगा या गहराई में बो दिया होगा। दो कारण से अलग कारण नहीं हो सकता। या तो ज्यादा गहराई में बीज चला गया है या फिर पानी उसमें बहुत ज्यादा भरा रहा है। तो दुबे जी हम जो कह रहा है कि ऊंची ज्यादा वृद्धि भी नहीं है, लेन सा तो है, बनो हो जाए तो वही क्यों कर रहे हैं सर। कितने प्रतिशत दब गई है? और हमें समझ तो जो है अपन 60 किलो भाई थी एक एकड़ में। हाँ, तो 50 किलो होंगी है। अरे तो ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है चौबे जी, आप चिंता ना करें। तमाम किसान भाइयों को ये सलाह है, अगर पौध किसी कारण से गेहूं की दब जाती है तो उसकी चिंताजनक स्थिति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जितनी पौध संख्या कम होगी उसमें प्रति पौधे कल्यों की मात्रा या कल्यों की संख्या ज्यादा होगी, और तो आपको ऐसी स्थिति में ज्यादा उत्पादन में कमी नहीं आने वाली है। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहें।
ठीक है गुड्डू भैया, नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और दुबे जी कार्यक्रम समापन की तरफ है। ओके, पहले हम आपसे जो भी जानना चाहते हैं कि अबे ठंड अच्छी तेज पड़ रही है और फसलों के लाने तो अच्छी है, लेकिन कई बार पाला की समस्या किसान भैया को हो जाती है। बिल्कुल रज्जू भैया, ये मौसम देखिए अभी पिछले एक हफ्ता पहले पुरानी बात करें तो मौसम थोड़ा हल्का सा गर्म था जी, और 12 दिन पहले अगर हम जाएं तो ठंड हमारे क्षेत्र में शुरू हो गई थी जी। लेकिन बीच में थोड़ा तापक्रम ज्यादा होने से ठंड थोड़ी कम हो गई। लेकिन पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं कि तापक्रम 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का आ रहा है, जो अचानक हुआ है। ये समय बड़ा खतरे का होता है और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि जब अचानक तापक्रम कम होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अचानक जब कम हो जाता है, जो अधिकतम तापक्रम हो या कम से कम जो आपका न्यूनतम तापक्रम हो, खासकर अधिकतम तापक्रम जब 6 डिग्री सेल्सियस अचानक कम हो जाता है तो ये मान के चलें कि उस रात पाला पड़ेगा। खासकर सब्जियों में ध्यान रखें, सब्जियों में हल्की सिंचाई दें और खासकर चना और मसूर ये प्रभावित पाले से होती हैं। गेहूं प्रभावित होता है लेकिन इतना नहीं होता, इस अवस्था में सुरक्षित रहता है, तो इसका प्रबंध करें। उत्तर पश्चिम दिशा में सूखा कचरा, आधा गीला हो आधा सूखा हो, उसको जगह जगह ढेर बना के 12 बजे के बाद उसमें आग लगा दें, धुआं करें, ठीक है ना। दूसरा, हल्का पानी देते रहें, खासकर सब्जियों में जिसमें तुषार के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कम क्षेत्र में आपकी सब्जियां लगी हैं तो हो सकता है अगर आपके पास कोई साधन हो तो आप जो गांव में मचान बनाते हैं ना, उसको करके आप घास फूस से उसको ढक सकते हैं, जिसमें जो जाड़ा है ना या जो ठंडी हवा है उससे बचाव होगा और फसलें हमारी है उससे बची रहेंगी। खासकर पपीता है उसको ढक के रखें, ये फसलें जल्दी खराब होती हैं। तो इस प्रकार की अगर सावधानी किसान भाई रखेंगे तो उनकी फसलें इस ठंडे मौसम से बची रहेंगी। जी डॉक्टर दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा और उपयोगी जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलबे के पहले बता दें कि आज के ये कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर MP दुबे जी, अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी, कृषि महाविद्यालय खोरई, जिला सागर। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।